हेलो बच्चों, मेरा नाम आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं। नीट 2025 एक अच्छा पेपर, उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं रोटेशनल मोशन या आरबीडी के पीवाईक्यूज। 30 सवाल आए थे नीट 2025 में आरबीडी के। तो सबसे पहला सवाल जो था वो कैविटी प्रॉब्लम बेस्ड था। अब इसमें भी उन्होंने थोड़ा और खेला कर दिया, यहाँ पे उन्होंने रेशियो पूछ लिया। तो कैविटी प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत ज्यादा अलग चीज नहीं होती। सभी टीचर्स सारी जो भी फिजिक्स पढ़ा रहा है, रोटेशनल पढ़ा रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा रहा है, कैविटी प्रॉब्लम करवाता है। सेंटर ऑफ मास में कैविटी प्रॉब्लम होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैविटी प्रॉब्लम्स होती है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में कैविटी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो समझिए सवाल क्या कह रहा है। सभी लोग, हम लोग बहुत ध्यान से सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है? A sphere of radius r is cut from a larger solid sphere of radius 2r as shown in figure. आपके पास एक 2r रेडियस का स्फीयर था। क्या था आपके पास? एक 2r रेडियस का एक स्फीयर था। ठीक है साहब, बहुत ही अच्छी बात है। आगे क्या बोल रही है? उसके अंदर से मैंने एक आर रेडियस का सॉलिड स्फीयर काट के निकाल दिया। 2r रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर था, उसके अंदर से मैंने एक आर रेडियस का सॉलिड स्फीयर काटा और निकाल दिया। ओके, अच्छी बात है। द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर टू दैट ऑफ द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर अबाउट द वाई एक्सिस। यानी ये जो छोटा वाला पार्ट है, छोटा वाला जो स्फीयर निकाला था मैंने, उसका वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका रेशियो मुझे को पूछा है। ये जो रिमेनिंग पार्ट जो बचा है जिसमें कैविटी प्रेजेंट है, उसका वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या पूछा है इसने, वापस से पढ़ लेते हैं एक बार। द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। ठीक है, यानी इसको मैं अगर बॉडी 1 बोल दूं और यहां पे अगर जो स्फीयर रखा था, जो निकाल के रखा है, उसको मैं बॉडी 2 बोल दूं, तो क्या बोला है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर टू दैट ऑफ द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर अबाउट इट, यानी अबाउट वाई एक्सिस। ओके, तो इसने एक तरह से छोटा स्फीयर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट डिवाइडेड बाय ये रिमेनिंग ज्योमेट्री, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट I1 यानी I2 बाय I1 आपको पूछा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। मैंने बनाया है यहाँ पे, देखिए ये जो रेडियस है 2r है, हम लोग को पता है ये जो रेडियस है यहाँ पर ये 2r है, और इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो r है। इसका मास मैंने मान लिया m2 है, इसका मास मैंने मान लिया m2 है। ठीक है, तो ये जो बॉडी है इसको मैंने बोल दिया बॉडी नंबर 2, और इसको मैंने बोल दिया बॉडी नंबर 1। ठीक है, बॉडी नंबर 2 और बॉडी नंबर 1, यानी I2 बाय I1 मेरे को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेरे को I1 निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे I1 निकालना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने बोला लेट वॉल्यूम मास डेंसिटी इज व्हाट, रो। मैंने क्या बोला, पूरा अच्छे से सॉल्व करते हैं। लेट वॉल्यूम मास डेंसिटी इज व्हाट, रो। मैंने वॉल्यूम मास डेंसिटी कितना मान ली, रो मान ली। ठीक है, ओके। अब अगर वॉल्यूम मास डेंसिटी मैंने रो मानी है तो समझिएगा ध्यान से, आपका स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यानी ये जो स्फीयर था, मतलब ये काटने से पहले का बात कर रहा हूं मैं, यानी सपोज उसको उठा के मैंने वापस इस पर रख दिया तो एक प्रॉपर स्फीयर बन जाएगा। तो उस स्फीयर का जो मास था m, वो कितना होगा, 4/3 पाई, उसका रेडियस कितना था 2r³ मल्टीप्लाइड बाय रो, यानी जो m था वो था 4/3 पाई 8r³ मल्टीप्लाइड बाय रो। ये था टोटल स्फीयर का मास। ये जो छोटा वाला जो स्फीयर इसमें से काट के मैंने निकाला है, इसका मास मैंने मान लिया m2, तो वो हो जाएगा 4/3 पाई r³ इंटू रो, यानी उसका रेडियस रो है। ठीक है, वॉल्यूम मास डेंसिटी रो है, रेडियस उसका r है, तो कितना हो जाएगा उसका मास 4/3 पाई r³ मल्टीप्लाइड बाय रो। नॉर्मल सी चीज, मुझे लगता है ये हमको समझ में आती है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए अब समझिएगा, अगर मैं इस ज्योमेट्री को उठा के वापस यहां रख देता हूं, तो ये वाला तो हमारा बॉडी 1 है। ठीक है, उस ज्योमेट्री को मैंने उठाया और उठा के वापस यहां फिल कर दिया, तो ये हो गई मेरी बॉडी 2, ये हो गई मेरी बॉडी 2। तो बॉडी 1 प्लस बॉडी 2 एक प्रॉपर स्फीयर बन गया, और उस स्फीयर का मेरे को वाई एक्सिस यानी सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है।
वो कितना होता है 2/5 mr², अगर मास m है और रेडियस r है तो। ठीक है, ओके। ये जो छोटा स्फीयर है, ये छोटा स्फीयर है, इस छोटे स्फीयर का सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी ऑब्वियसली बात है, अगर उसका मास m है और रेडियस r है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 mr², बट वो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट होता है। अगर मैं इसका y एक्सिस के अबाउट, छोटी वाली बॉडी 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं y एक्सिस का अबाउट निकालूं, y एक्सिस क्या है, टेंजेंशियल एक्सिस है, उसके अबाउट अगर मैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं तो जो I2 होता है, I2 अबाउट y, वो होगा 2/5 mr² प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैंने लगा दी, यानी यहां से जो एक्सिस जा रहा है इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है r, तो कितना हो जाएगा mr², यानी जो I2 अबाउट y एक्सिस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7/5 mr²। आगे बात समझ में? ठीक है। अगर फर्स्ट और सेकंड बॉडी कंबाइंड है तो प्रॉपर स्फीयर है, प्रॉपर स्फीयर है। ठीक है, यहां पे इसका मैंने मास m2 लिया है, तो ये m2 और ये भी कितना हो जाएगा m2। फर्स्ट और सेकंड बॉडी को अगर मैंने कंबाइनली बात करूं तो प्रॉपर स्फीयर है, प्रॉपर स्फीयर है तो उस प्रॉपर स्फीयर का y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I नेट, मैंने बोल दिया अबाउट y, वो हो जाएगा 2/5 m, मास कितना है उसका ये रहा, इनटू r², उसका रेडियस कितना है 2r², यानी I नेट अबाउट y एक्सिस वो हो जाएगा 8/5 mr²। m का वैल्यू ये रहा और m2 का वैल्यू ये रहा, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। ठीक है, अब मुझे I1 निकालना है अबाउट y एक्सिस। I1 क्या है, सेकेंड बॉडी हटाने के बाद रिमेनिंग ज्योमेट्री, सेकेंड बॉडी हटाने के बाद रिमेनिंग ज्योमेट्री। तो यार एक बात बताओ, बॉडी 1 प्लस बॉडी 2 का अगर मैं बात करूं तो यानी नेट जो होगा I नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 अबाउट y एक्सिस, यानी फर्स्ट और सेकंड बॉडी का जो कंबाइन अगर मैं कर दूं तो एक स्फीयर बन गया, उसका y एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो क्या होगा, बॉडी 1 का y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस बॉडी 2 का y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेट मुझे पता है, 2 का मुझे पता है, 1 का मेरे पास आ जाएगा। तो यहां से मुझे ध्यान दीजिएगा I1 अबाउट y एक्सिस मुझे चाहिए, तो वो हो जाएगा I नेट अबाउट y एक्सिस माइनस I2 अबाउट y एक्सिस। आगे बात समझ में? मुझे किस किस का रेशियो चाहिए, मुझे रेशियो चाहिए किस किस का, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल r। ओके ठीक है, मुझे चाहिए I2y डिवाइडेड बाय I1y। मुझे क्या चाहिए, मुझे रिक्वायर्ड है, मुझे क्या चाहिए, मुझे रिक्वायर्ड है I2 अबाउट y अपॉन I net about y, sorry I1 about y, sorry I1 about y। तो यानी यहां से ये हो जाएगा I2 about y अपॉन I1, I1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा I net about y माइनस I2 about y, मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो यार इसका अगर मुझे रेशियो चाहिए, इसका अगर मुझे रेशियो चाहिए तो I2 about y ये रहा, I2 अबाउट y ये हो जाएगा 7/5 m2 इंटू r² डिवाइडेड बाय ये I नेट अबाउट y ये हो जाएगा 8/5 m r² माइनस 7/5 m2 r²। तो पहले कुछ काट पीट देते हैं, r² कैंसिल आउट हो गया, 5 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात। ऊपर बचा 7 इंटू m2, ऊपर बचा 7 m2 ये रहा 4/3 पाई r³ रो, 4/3 पाई r³ रो डिवाइडेड बाय 8m m ये रहा, कितना हो गया, ये हो गया 8 चौक 32, 32/3, ये हो जाएगा 32/3 पाई r³ रो, पाई r³ रो माइनस
माइनस 7m2 माइनस 7m2, m2 का वैल्यू हम लोग को पता है 4/3 पाई आर क्यूब रो। यहां पे ये नहीं करते, इसको एज इट इज छोड़ते हैं, थोड़ा पंगा नहीं करते, ठीक है। यहां पे था 8m, m को सीधा लिखते हैं 4/3 4/3 इंटू 8r³ 4/3 पाई इंटू 8r³ एज इट इज लिखते हैं। चीजें कट जाएंगी, क्या कटा 4/3 पाई r³ रो 4/3 पाई r³ रो 4/3 पाई r³ रो। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 7, नीचे बचा 8 8 जा 64, 64 माइनस 7, तो जो रेशियो बचा 64 54 54 55 56 57, तो ये हो जाएगा 7/57। तो ये रेशियो मुझे रिक्वायर्ड था, क्या ऐसा कोई आंसर है क्या? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है 7/57। तो ये एक थोड़ा सा अच्छा सवाल था जो क्लास में हम लोग करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है? द सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर वंस इन 27 डेज। यानी सन जो है एक पूरा चक्कर अपने सेंटर के ऊपर घूम रहा है, तो 27 डेज में घूम रहा है। व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन? व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इफ द सन वर टू एक्सपेंड टू ट्वाइस इट्स प्रेजेंट रेडियस विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस? जैसे ही इसने ये बोल दिया विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, अगर ट्रांसलेटरी मोशन की बात कर रही होते तो मेरे को समझ में आ रहा होता, मैं मोमेंटम कंजर्वेशन पे जाऊंगा, और अगर रोटेटरी की बात कर रहे हैं तो मेरे को समझ में आ जाएगा मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे जाऊंगा। एज्यूम द सन टू बी स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, डेंसिटी यूनिफॉर्म रहने वाली है, बिना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के वो फूल गया, यानी उसका रेडियस जो है वो डबल हो गया। क्या बोला? एक्सपेंड टू ट्वाइस इट्स प्रेजेंट रेडियस। यानी मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि इसका मास में चेंज नहीं आया होगा, डेंसिटी चेंज हो गई होगी बट मास में चेंज नहीं आया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो साहब समझिएगा इस चीज को, ध्यान दीजिए, आपका जो एंगुलर मोमेंटम है जे, जे ले एल ले, एल ले लेते हैं, आपका जो एंगुलर मोमेंटम है एल, वो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। यानी एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। यानी अगर एल इनिशियल यानी I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, I1 ये हो जाएगा 2/5 m R1 स्क्वायर, ओमेगा, ओमेगा को लिख सकता हूं मैं 2π/T1, ओके। I2 2/5 m सेम रहा, ये हो जाएगा R2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2π/T2, समझ में आया? 2/5 m 2π, 2/5 m 2π। तो यहां क्या बचा? यहां पे बचा R1 स्क्वायर अपॉन T1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन T2, ठीक है। R1 को अगर मैं लेके चलता हूं R, R1 को क्या लेके चल रहा हूं मैं? R, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। टाइम पीरियड पहले कितना था? कहां गया भाई, कहां गया? 27 डेज, डेज कहीं में आंसर भी डेज में ही है, ठीक है। रेडियस 2 टाइम्स हो गई, यानी 2R स्क्वायर, टाइम पीरियड हो गया T2, ठीक है। तो यानी ये हो गया R स्क्वायर अपॉन 27 इज इक्वल टू 4R स्क्वायर अपॉन T2, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, तो यहां से जो T2 आ गया वो आ गया 27 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये कितना हो गया? 7 चौक 28, 2 4 9 10, यानी T2 जो हो गया 108 डेज। ऐसा कोई आंसर है? यस, आंसर है 108 डेज। ये इजी लेवल का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल भी एक जेनरिक सा क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक जेनरिक सा सवाल है, मतलब बेसिकली सब क्लास में करवाते हैं यार, हर क्लास में होता है, मेरे भी होता है, सब टीचर करवाते होंगे। क्या बोल रहा है? अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 kg एंड लेंथ 5 मीटर leans against a smooth vertical wall, make an angle 60 degree with it.
ये दीवार है, ये जमीन है, एक रॉड है, ऐसे पड़ी हुई है, ऐसे स्मूथ हुई है, वॉल स्मूथ है, और ये वाला जो एंगल है उन्होंने बोला है 60 डिग्री है। ओके ठीक है। द अदर एंड रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, जो दूसरा वाला एंड है वो हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे है, रेस्ट में है। द फ्रिक्शन फोर्स दैट फ्लोज एक्सर्ट्स ऑन द रॉड इज, यानी ऑब्वियसली बात है ये रॉड जो है वो ऐसे फिसलना चाहेगी, यानी ये एंड जो है वो ऐसे जाना चाहेगा। जब ये एंड ऐसे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। सॉरी, जो फ्रिक्शन है वो इधर लगेगा। तो कितना फ्रिक्शन लगेगा वो पूछा है आपको। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लीन सब रेस्ट में है ना, यूनिफॉर्म, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रेस्ट सब रेस्ट में है, ठीक है। तो यार दो चीजें, रोटेशन का सवाल है, तो फोर्स को बैलेंस करते हैं और टॉर्क को बैलेंस करते हैं, इजीली हो जाएगा यार। पहला काम क्या करें भाई, पहला काम एफबीडी बना ले। अरे एफबीडी बना लो यार, एफबीडी बनाता हूं मैं। तो देखिए आपका सेंटर ऑफ मास पे लगाया मैंने mg, ठीक है। यहां पे इस वाली वॉल पे नॉर्मल लगेगा n1, और जो ग्राउंड है ग्राउंड पे नॉर्मल लगेगा n2। बॉडी उधर फिसलना चाहेगी, जब बॉडी उधर फिसलना चाहेगी तो इधर की तरफ लगेगा आपका Fs, इधर की तरफ लगेगा Fs। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ठीक है n2 निकाल लूं, क्योंकि मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में रोटेशनल इक्विलिब्रियम डाल दूंगा, यानी नेट टॉर्क जीरो कर दूंगा। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं नेट टॉर्क जीरो कर दूंगा, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो सबसे पहले बॉडी रेस्ट में, यानी अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड क्या लग रहा है n2, नीचे क्या लग रहा है mg। तो सबसे पहले अपने पास क्या लगा n2, ऐसे इधर ही लिखता हूं, n2 इज इक्वल टू mg। तो यहां से जो n2 हो गया, मास कितना भाई साहब 20, g कितना हो गया 10, तो यानी n2 कितना हो गया 200 न्यूटन। n2 कितना हो गया 200 न्यूटन। ओके अच्छी बात। अब मैं क्या कर रहा हूं यार, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या करता हूं, इक्विलिब्रियम डाल देता हूं। तो एक बात बताओ, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में mg ऐसे टॉर्क लगाएगा, mg ऐसे टॉर्क लगाएगा, fs जो fs है वो भी ऐसे टॉर्क लगाएगा, बट जो n2 है वो ऐसे टॉर्क लगाएगा। समझ में आया? देखो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में mg है, ऐसे घुमाना चाहेगा, सिर्फ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से काम कर रहा हूं मैं, एक्सियल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन शो नहीं कर रहा, कोई जरूरत है नहीं। mg ऐसे घुमाना चाहेगा, fs भी ऐसे घुमाना चाहेगा, और n2 जो है वो ऐसे घुमाना चाहेगा, तो इस टाइप का टॉर्क जनरेट होगा। तो यहां पे क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क डाल दूं, यानी टॉ थ्री जो होगा वो कितना होगा टाउ वन प्लस टॉ थ्रू, यानी हियर टाउ थ्री इज इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू, टाउ वन प्लस टाउ टू, टॉ थ्री, ठीक है, टॉ थ्री, ठीक है। ये मैंने मान लिया अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके अच्छी बात है। ओके तो देखो टॉ थ्री का जो टॉर्क होगा ये हो जाएगा नॉर्मल का n2 का लाइन ऑफ एक्शन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये, यानी ये आर्म लेंथ, ये कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 cos 60 और ये हो जाएगा 5 sin 60। आर्म लेंथ ऐसे निकालते हैं, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन खींच दो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डाल दो, वो आर्म लेंथ हो जाएगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगी, तो n2 का लाइन ऑफ एक्शन हो गया ये, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दी मैंने, तो ये लेंथ हो गया, ये टोटल लेंथ था 5, ये 60, तो 5 cos 60 कितना हो जाएगा 5 sin 60। तो टॉ थ्री जो नॉर्मल n2 का टॉर्क हो जाएगा वो हो जाएगा n2 मल्टीप्लाइड बाय 5 sin 60, कितना हो जाएगा 5 sin 60, ठीक है। टाउ वन mg का टॉर्क, ये हो गई आपकी mg की लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। ये हो गई इसकी एक्सिस रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना है 2.5, तो इधर 2.5 cos 60, इधर 2.5 sin 60। अरे सेंटर ऑफ मास जो है वो एकदम मिड पॉइंट होगा, यूनिफॉर्म रॉड है भाई, तो mg जो है वो हम लोग सेंटर ऑफ मास पे लगाएंगे। तो भाई साहब ये 2.5, तो 2.5 cos 60 कितना हो जाएगा 2.5 sin 60। तो mg का टॉर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा mg
मल्टीप्लाइड बाय 2.5 साइन 60 प्लस टाउ टू ठीक है। टाउ टू इस फ्रिक्शन का टॉर्क, ये होगी फ्रिक्शन की लाइन ऑफ एक्शन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ये, ठीक है। ये कितना है 5, ये हो गया 5, तो कितना हो गया 5 cos 60, तो ये हो जाएगा Fs, ये हो जाएगा Fs इंटू 5 cos 60। आगे की बात समझ में, बहुत ही अच्छी बात है ये। तो N2 कितना था, N2 मैंने निकाला था 200, ये था 200 इंटू 5 साइन 60 कितना होता है भाई साहब, √3/2 होता है क्या यार, साइन 60 √3/2 ठीक है ओके। ये mg कितना था 200 इंटू ये कितना हो जाएगा 2.5, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 5/2 साइन 60 अगेन √3/2 प्लस Fs इंटू 5 cos 60 कितना हो जाएगा 1/2 ओके। काट दे 2 2 2 5 5 5 ठीक है ठीक है। इधर कितना है 200√3, इधर कितना है 200√3/2, तो ये हो जाएगा 200√3 कॉमन, यहां से 1 माइनस 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू Fs, ये कट गया 100 टाइम्स, तो जो Fs का वैल्यू जो हो गया वो हो जाएगा 100√3 न्यूटन। ये हो जाएगा आपका फ्रिक्शन का वैल्यू 100√3 न्यूटन। जनरली लोग क्या करते हैं, जनरली लोग बोलेंगे सीधा सीधा म्यू इंटू N2 को, तो बट म्यू तो दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग यही कर सकते हैं, या हम लोग को अपना चेक भी करना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू तक जा भी रहा है नहीं जा रहा, इक्विलिब्रियम के लिए इतना काफी है। तो ये थे आपके रोटेशनल के सवाल। अगली बार एक नए सवालों के साथ वापस से हाजिर होंगे। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।